चलो अभी ये इसके अंदर ये लोग ने ट्रायल बैलेंस दिया है। अभी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा, उसका मतलब है दे आर मेंटेनिंग फुल फ्लेज बुक्स ऑफ वॉल्यूम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो देखो क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ वी पब्लिक कॉलेज प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर डेट 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, देखो अभी ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस का क्लासिफिकेशन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्या बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ बिकॉज़ द ट्रायल बैलेंस इज गिवन, ठीक है, तो उसके अंदर कैपिटल फंड ऑब्वियसली होना चाहिए। एंड यू कैन सी फोर्थ आइटम जो है ऑलरेडी दिया हुआ है अपने को। सो व्हाट इज गिवन इज कैपिटल फंड। सो आर वी सपोज्ड टू प्रिपेयर द लास्ट ईयर का बैलेंस शीट इन दिस क्वेश्चन? नो। ठीक है, चलो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। तो सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स, तो ये डायरेक्टली किधर जाएगा, इनकम में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं होगा इसमें। व्हाई देयर विल बी नो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? बिकॉज़ ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड। ओके, उसके बाद कंसल्टेंसी रिसीट्स, दिस विल आल्सो बी इनकम। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये स्टूडेंट्स के पास से सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दिया है। ठीक है, तो जब ये स्टूडेंट्स जाएंगे तो इनको ये डिपॉजिट वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनकम नहीं है, दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज लायबिलिटी। तो ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कैपिटल फंड विल आल्सो बी बैलेंस शीट लायबिलिटी। रिसर्च फंड ये भी बैलेंस शीट लायबिलिटी। बिल्डिंग फंड ये भी बैलेंस शीट लायबिलिटी। प्रोविडेंट फंड ये भी इधर आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी। उसके बाद ट्यूशन फीस रिसीव, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट्स, अभी गवर्नमेंट ग्रांट्स ये क्रेडिट में दिया है, मतलब ये भी अपना इनकम है। उसके बाद में डोनेशंस है, ये भी इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या हो जाएगा, इनकम। हॉस्टल रूम रेंट, तो जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो रेंट पे कर रहे हैं, तो कॉलेज के लिए दिस विल बिकम व्हाट, इनकम। देन मेस का रिसीट्स नेट, मतलब इसका खर्चा ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकम। चलो फिर है ना, कॉलेज का स्टोर्स दिया है, इधर एक स्टार मार्क करो, इसको हम लोग अलग से एडजस्ट करने वाले हैं। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में है, मतलब दिस विल बी बैलेंस शीट लायबिलिटी। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, ये ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, इधर भी एक स्टार मार्क करो। जितना भी स्टोर्स वाला आइटम है ना, स्टोर्स वाला, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में यहाँ पे अपने को परचेज दिया है, स्टोर्स एंड सप्लाईज, ये भी स्टोर्स एंड सप्लाईज है, तो इसको भी एक स्टार मार्क करो। मतलब ये लोग के पास में कितना स्टोर्स एंड सप्लाईज है, मतलब में 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक है और 8 लाख और स्टॉक्स एंड स्टोर्स क्या किया लोगों ने, परचेज किया है। ठीक है, तो कंजम्पशन करने के लिए कितना है, 11 लाख। उसके बाद में अपने को दिया हुआ है यहाँ पे सैलरीज, टीचिंग सैलरीज, दिस विल बी एक्सपेंसेस। बाद में सैलरीज फॉर द रिसर्च, ये भी एक्सपेंस है। सैलरीज फॉर द स्कॉलरशिप, ये भी एक्सपेंस है। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस होएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी एक्सपेंस है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है। रिसर्च फंड का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट विल बी असेट, तो बैलेंस शीट असेट। अदर इन्वेस्टमेंट्स, ये भी बैलेंस शीट असेट। प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट, ये भी असेट है। फिर सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस है। कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है। लैंड, दिस विल बी बैलेंस शीट असेट। देन बिल्डिंग, दिस विल बी बैलेंस शीट असेट। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आएगा बैलेंस शीट असेट। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये भी आएगा बैलेंस शीट असेट। मोटर व्हीकल्स, ये भी आएगा बैलेंस शीट असेट। ठीक है, फिर ये लोग ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोग जो है डेप्रिसिएशन जो है वो किसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। एंड वी आर गिवन व्हाट यू नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अगर सपोज यहाँ पे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन रहेगा तो ये प्रोविजन में ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो टोटल डेप्रिसिएशन रहेगा वो हम लोग कॉस्ट में से माइनस करके फिर हम उसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में असेट साइड पे WDV पे। ओके, then we are having the cash at bank. Cash at bank will be what, you know, balance sheet asset. Library, this will be balance sheet asset. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया about the what, you know, about the trial balance. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस से बहुत सारे आइटम्स है। देखो अभी कुछ एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट के अंदर जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है ना, उसको स्टार मार्क करो।
Now they have given to you the materials and supplies consumed. और ये कहाँ से कंज्यूम किया है? फ्रॉम द कॉलेज स्टोर्स, ठीक है। मतलब अपने पास कुछ 11 लाख रुपीस का स्टोर्स एंड सप्लाईज अवेलेबल था, उसमें से लोगों ने कंजम्पशन किया है, ठीक है। सो दैट इज मटेरियल्स एंड सप्लाईज आर कंज्यूम्ड, राइट। तो ये टीचिंग के लिए लोगों ने कितना कंजम्पशन किया हुआ है? 50,000, राइट। तो अभी क्या करना पड़ेगा उन्होंने? जो 11 लाख है ना, उसमें से 50,000 क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये जो टीचिंग है ना, टीचिंग उसका जो ये जो मटेरियल्स एंड सप्लाईज जो लोगों ने कंज्यूम किया है, दिस विल बिकम देयर एक्सपेंसेस। ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। और टीचिंग के लिए ना यहाँ पे देखो सैलरीज भी पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलरीज है फॉर टीचिंग, सो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ टीचिंग? तो एक तो सैलरीज ऐड होगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा? दूसरा अपने को ये मटेरियल्स एंड व्हाट एंड सप्लाईज जो टीचिंग के लिए कंज्यूम हुआ रहेगा, ये भी टीचिंग के कॉस्ट के अंदर क्या कर देना पड़ेगा? ऐड, ठीक है। फिर रिसर्च के लिए भी लोगों ने यूज किया है 1,50,000, स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए 75,000 का लोगों ने जो है मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम किया है। गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए लोगों ने 25,000 जो है इसका मटेरियल एंड सप्लाईज लोगों ने कंज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये सबका एक कॉमन इफेक्ट क्या आएगा? ये सबका एक कॉमन इफेक्ट, पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वो जो अपने पास जो टोटल मटेरियल्स एंड सप्लाईज है उसमें से क्या करेंगे? पहले लेस, ठीक है। और रिस्पेक्टिव जो भी है यहाँ पे टीचिंग के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, रिसर्च के कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, स्टूडेंट वेलफेयर के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, एंड गेम्स और स्पोर्ट्स के कॉस्ट के अंदर इसको क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। देन tuition fees receivable from the government for the backward class scholars is what is 80,000, ठीक है। So can I say that this will be outstanding income? outstanding income एक तो पहले इनकम में क्या करेंगे? ऐड। दूसरा इफेक्ट आएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में असेट साइड, बिकॉज दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। Then point number 3 is also connected to materials and supplies. ये लोग बोल रहे हैं जो स्टोर्स है उसका जो सेलिंग प्राइस है आर फिक्स्ड to give a net profit of 10% only what on the selling price, ठीक है। तो पहले ये चेक करो कि जो स्टोर्स एंड सप्लाईज है ना उसका सेल्स कितना किया है वो लोगों ने? व्हाट इज द सेल्स अमाउंट? 7,50,000, ठीक है। तो उसमें से प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट इज 10% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेलिंग प्राइस। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट? वी विल हैव 75,000, ठीक है। तो ये जो 75,000 का जो अमाउंट आएगा विच इज नथिंग बट 7,50,000 इनटू वॉल्यूम इनटू 10%, 75,000, ये हमारा इनकम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल इनकम होएगा, राइट। चलो, depreciation is to be provided on what is on straight line basis at the following rates. बिल्डिंग का 5% है, प्लांट एंड इक्विपमेंट का 10%, फर्नीचर एंड फिक्चर्स का 10%, मोटर व्हीकल्स का कितना दिया हुआ है अपने को? 20%, ठीक है। तो ये इसको क्या करना है? इसको हम लोग रिस्पेक्टिव असेट में से लेस करके फिर प्रोविजन और डेप्रिसिएशन में ऐड करेंगे। सेकंड इफेक्ट विल बी द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। चलो, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो वी विल हैव टू स्टार्ट विद द वॉल्यूम विद द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। फॉर्मेट दिया है क्या इसमें? नहीं दिया हुआ है, तो ड्रॉ करना पड़ेगा। फुल पेज लेना भाई, फुल पेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फुल पेज का बैलेंस शीट। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट नहीं बनेगा। चलो, विल स्टार्ट विद द वॉल्यूम विद द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे जो मटेरियल एंड सप्लाईज जो है ना उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले ना ये जो मटेरियल एंड सप्लाईज है ना, ये उसका पहले सेल्स हुआ है। कितने का सेल्स हुआ है उसका? 7,50,000 का, ठीक है। उसके बाद में वी आर हैविंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, उसका अमाउंट कितना है यहाँ पे? 3 lakhs। Then we are also having purchases का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 8 lakhs, ठीक है। अभी यहाँ पे क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे, बिकॉज वी आर हैविंग ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, राइट। सो वी विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस स्टोर्स एंड व्हाट इज स्टोर्स एंड सप्लाईज, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं अलग से वर्किंग कर रहा हूँ और वो वर्किंग से हम लोग पहले निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज। तो फर्स्ट वर्किंग नोट पे आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज। इसके लिए मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट जैसा हम लोग बनाएंगे।
चलो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट जैसा हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, उसमें सबसे पहले इधर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। So what is the value of the opening stock of stores and supplies? ये अमाउंट कितना है यहाँ पे? 3 lakhs। उसके बाद में हम लोग ने कुछ परचेजेस किया है, तो कितने का परचेजेस किया हम लोग ने? 8 lakhs। ये 8 lakhs में इधर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि परचेज में से हमने कुछ कंज्यूम भी किया हुआ है। अच्छा, अपने पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि इसमें से जो भी कंज्यूम हो रहेगा दैट विल राइट इट इन दी ट्रेडिंग अकाउंट टाइप, तो अपने को क्रेडिट साइड पे लिखना है जो भी यहाँ पे कंजम्पशन हुआ रहेगा। खाली इतना चेक कर लो कि टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है। ये 8 लाख से ऊपर तो नहीं हो रहा है ना। सो इट इज टीचिंग के लिए 50,000, रिसर्च के लिए 1,50,000, फिर 75, 25। तो ये चेक करो ये अमाउंट कितना आ रहा है? 3 लाख। ठीक है, तो ये 8 लाख में से एडजस्ट हो जाएगा। ओके, चलो उसके बाद में हमारे पास है बाय सेल्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स वी आर हैविंग? 7,50,000। Why are we preparing this? Because we want to calculate the value of what is the value of the closing stock, ठीक है, of stores and what is stores and supplies। ठीक है, अब ये परचेज में से हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि वर्किंग नोट है तो माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा लेस कंज्यूम्ड फॉर। चलो किसके किसके लिए कंजम्पशन हुआ है? तो पहले टीचिंग के लिए है, तो टीचिंग के लिए 50,000 का कंजम्पशन हुआ है। रिसर्च के लिए 1,50,000 का कंजम्पशन हुआ है। फिर स्टूडेंट्स वेलफेयर, इसके लिए कितने का कंजम्पशन हुआ है? 75,000 का कंजम्पशन हुआ है मटेरियल्स का। एंड आएगा गेम्स और स्पोर्ट्स, इसके लिए 25,000 का कंजम्पशन हुआ है। तो 8 lakhs में से 3 lakhs मतलब कितना बचेगा यहाँ पे? 5 lakhs। चलो उसके बाद में थर्ड पॉइंट में ये है स्टोर्स का सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस वी आर हैविंग? 7,50,000। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट फ्रॉम कॉलेज स्टोर्स। उसका प्रॉफिट का अमाउंट आएगा 7,50,000 का 10%, 75,000। चलो अभी इसको क्लोज करेंगे ना, तो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा। चेक करो कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 1,25,000। So total is 8,75,000। चलो अभी मेरे को बताओ इसमें से क्या रिकॉर्ड होने वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एंड क्लोजिंग स्टॉक किधर रिकॉर्ड होगा? क्लोजिंग स्टॉक तो इजी है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक किधर रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है, सो ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का हो गया। अब मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक किधर भी रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं, ओपनिंग स्टॉक कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ये 5 lakhs भी किधर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमने यहाँ पे परचेज में से माइनस किया है ना 50,000, 1,50,000, 75, 25, ये सब अपने को अलग से वो जो कॉस्ट है उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? ऐड। ठीक है, ये सेल्स भी किधर भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइनली इनका नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इज द नेट प्रॉफिट। ये डायरेक्टली जाएगा
ये सारे आइटम्स का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा और ये क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्डिंग होगा, बस इतना ही खाली रिकॉर्ड होगा इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बॉडी एंड द बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, पहले हम लोग जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, पहले 75,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। सो कम टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इधर लिखो बाय प्रॉफिट फ्रॉम कॉलेज स्टोर्स, $75,000। चलो उसके बाद है ना फर्स्ट एडजस्टमेंट में जो टीचिंग के लिए जो हम लोग ने कंजम्पशन किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सैलरीज है ना टीचिंग वाला, उसके अंदर क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू टीचिंग, उसके अंदर आएगा पहले सैलरीज। सो व्हाट इज द सैलरी, टीचिंग का सैलरी कितना है, 8,50,000। इसमें ऐड करेंगे मटेरियल एंड सप्लाईज, तो टीचिंग के लिए हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया हुआ है भाई, 50,000। 50,000 ऐड हो जाएगा, सो टोटल टीचिंग कॉस्ट विल नाउ बिकम हाउ मच, 9 lakhs। चलो फिर दूसरा कौन सा है, रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च का भी सैलरी पे किया उन्होंने, इधर आएगा टू रिसर्च, रिसर्च का सैलरी कितना है, 1,20,000। इसमें भी ऐड करेंगे, ऐड मटेरियल्स एंड सप्लाईज, तो रिसर्च के लिए है 1,50,000 का मटेरियल का कंजम्पशन हुआ है, तो इसका टोटल खर्चा हो जाएगा 2,70,000। फिर स्टूडेंट्स वेलफेयर, तो स्टूडेंट्स वेलफेयर का जो स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस है उसके अंदर क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सीधा रहेगा टू स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस कितना है, 38,000 है। ऐड मटेरियल्स एंड सप्लाईज, चलो इसका मटेरियल एंड सप्लाईज कितना है, 75,000। कितना हो रहा है, 1,13,000। फिर गेम्स और स्पोर्ट्स है, देखो जरा चेक करो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस अलग से दिया है क्या अपने को, कितना है, 50,000। ठीक है, इधर आएगा टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000, ऐड मटेरियल्स एंड सप्लाईज, ये अमाउंट कितना आएगा, 25,000। सो टोटल हो जाएगा ये 75,000। चलो इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज जो है ये दिखेगा बैलेंस शीट में असेट साइड, तो इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, ये हमने कैलकुलेट किया है 1,25,000। चलो क्या क्या टिक मार्क करेंगे पहले ये बताओ, चलो क्या क्या हो गया अपना, तो ये हो गया, ये सेल्स हो गया, ये 7,50,000 हो गया, स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। ठीक है, फिर टीचिंग का सैलरीज हो गया,
रिसर्च का सैलरीज हो गया, ठीक है, स्कॉलरशिप का बाकी है, स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस हो गया, एंड क्या हो गया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एंड वी ऑल्सो कंप्लीटेड आवर एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड एडजस्टमेंट नंबर 3, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गया। समझा तुम लोग को क्या हुआ ये? ठीक है, चलो देन ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स इज 80,000। तो पहले चेक करो कोई ट्यूशन फीस मिला है अपने को। तो कितना मिला है? 8 लाख। तो इसको इनकम में लिखेंगे, तो कम टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाय ट्यूशन फीस 8 lakhs, इसमें होगा एड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। सो और कितना मिलने का बाकी है? 80,000। सो 80,000 इधर ऐड हो जाएगा। सो दिस विल कम टू 8 lakhs and 80,000। 80,000 का सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। ये आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 80,000। चलो क्या क्या कर लिया हम लोग ने यहां से। एडजस्टमेंट नंबर 2 इज ओवर, और कोई तो ट्यूशन फीस रिसीव, ये हो गया 8 lakhs, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप ना, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब किसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन है वो बिल्डिंग का है, तो यहाँ पे एसेट्स में पहले आएगा बिल्डिंग। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से मेंटेन किया है, उसका मतलब है जो बिल्डिंग तुमको दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, ये कॉस्ट प्राइस पे रहेगा। कौन से प्राइस पे रहेगा? कॉस्ट, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज व्हाट इज 16 lakhs लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग का ऑलरेडी प्रोविजन कितना किया हुआ है? 4,80,000 ऑलरेडी किया हुआ है, प्लस हम लोग करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो 5% है, तो 16 lakhs का 5% विल गिव यू 80,000। तो यहां से कितना माइनस होएगा? 5 lakhs and 60,000। So this will be 10 lakhs and 40,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब हम डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देंगे तो कौन सा अमाउंट लिखेंगे उधर? पूरा 5,60,000 के खाली करंट ईयर का, करंट ईयर। व्हाट इज द करंट ईयर डेप्रिसिएशन? 80,000, ठीक है। तो 80,000 माइनस कर लेंगे, मतलब 80,000 लिखने का एक्सपेंडिचर में। सेकंड है प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो व्हाट इज प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू कितना है? अच्छा इधर इक्विपमेंट लिखा है, ऊपर मशीनरी लिखा है, ठीक है। 8,50,000 लेस होएगा प्रोविजन फॉर व्हाट यू नो फॉर डेप्रिसिएशन। चलो यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसमें ऑलरेडी प्रोविजन कितने का है? तो उसमें प्रोविजन है 5 lakhs and 10,000 का। What is the rate of depreciation of plant and equipment? 10%, ठीक है। तो 8,50,000 का 10% will give you 85,000। इधर माइनस होएगा 5,95,000। बताओ इसका WDV कितना है? 3 lakh 2,55,000। चलो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स का कॉस्ट प्राइस है 6 lakhs। लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
इसका ऑलरेडी प्रोविजन है, कितना चेक करो जरा फर्नीचर एंड फिटिंग्स का 3,36,000 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी है 10%, ठीक है, तो 60,000 इधर आएगा, सो 3,96,000। चलो कितना 2,04,000। चलो फिर मोटर व्हीकल्स के ऊपर भी 20% है। मोटर व्हीकल्स का प्रोविजन नहीं है, लेकिन मतलब ये करंट ईयर में परचेज किया रहेगा। सो मोटर व्हीकल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल्स भी है 1,80,000 लेस डेप्रीशिएशन। इसका रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 20% है, मतलब 36,000। कितना बचा था 1,44,000। चलो ये सब डेप्रीशिएशन का सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड पे इधर आएगा टू डेप्रीशिएशन। पहला आएगा बिल्डिंग, कितना था बिल्डिंग का 80, फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना प्लांट एंड इक्विपमेंट का 85, फर्नीचर एंड फिक्चर्स इसका कितना था 60, मोटर व्हीकल्स 36,000। चलो इस सबको ऐड करके टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 2,61,000। चलो तो अपना ये वाला एडजस्टमेंट हो गया। पॉइंट नंबर 4 बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो गया सबका। अभी क्या बचा है बताओ? खाली पोस्टिंग बचा है अभी फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और उसका पोस्टिंग करो सब जगह पे। ओपनिंग कैपिटल फंड है अपने पास। नहीं, रिसर्च फंड में जो रिसर्च फंड है ना वो कैपिटल है, और वो जो एक्सपेंसेस है वो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, तो उसको अलग ही रखेंगे। अगर रिसर्च फंड में से कुछ यूटिलाइज किया रहेगा तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग रिसर्च फंड में से माइनस करेंगे। हाँ मतलब जो आपने को दिया था ना बिल्डिंग वाला क्वेश्चन में, हाँ एडिशन, तो उधर ऐड करके फिर उसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके दे देंगे। 61 है।
6110 आया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ना हमको सबसे पहले दिया हुआ है समरी ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट्स, ठीक है। मतलब ये जो है यहाँ पे समरी बना के दिया है। सो वी विल हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखो लास्ट में भी वही है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ डिसंबर 2022 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ डिसंबर 2022, ठीक है। तो यहाँ पे जो समरी दिया है, दिस विल हेल्प अस टू प्रिपेयर व्हाट, दिस विल हेल्प अस टू प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम लोग ये समरी से पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। फिर वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्लस जो भी अपने पास एडजस्टमेंट है उससे हम बनाएंगे नॉर्मल क्वेश्चन जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड व्हाट एंड द बैलेंस शीट, ठीक है। चलो अभी ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो समरी है उसमें अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड, ठीक है। सो दिस अमाउंट इज 8000। तो ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना यहाँ पे देखो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इसके अंदर ये ओपनिंग बैलेंस करके आएगा, इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000। चलो फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन 50,000। तो सब्सक्रिप्शन मिला रहेगा ना अपने को, बिकॉज दिस इज द समरी ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये भी रिसीट्स में आएगा, टू सब्सक्रिप्शंस। तो कितना सब्सक्रिप्शन मिला अपने को 50,000। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया था। ये क्वेश्चन में पहले हम बना रहे रिसीट एंड पेमेंट, देन वी विल गो फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट, ठीक है। फिर डोनेशंस मिला अपने को, इधर आएगा टू डोनेशंस 15,000 का डोनेशन। डोनेशंस के तो ब्रैकेट में लिखेगा इज रेज फॉर मीटिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, इनकम में लेके जाने के लिए बोला है, इनकम में लेके जाने का है क्योंकि बोला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम 9000। तो यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9000। इधर एक स्टार मार्क करो। अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। मतलब इसके मतलब ये क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट वी आर हैविंग, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड इज हाउ मच, इट इज 9000। फिर चेक करो जरा तुमको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है उसमें कहीं पे भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ भी है क्या, नहीं है, ठीक है। मतलब कैन यू कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू कितना रहेगा। तो 9000 डिवाइडेड बाय 9% दैट विल गिव यू 1 लाख, ठीक है। तो ये 1 लाख है ना, पहले हम लोग लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं वरना ये हम भूल जाएंगे। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में यहाँ पे आएगा पहले 9% इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना आएगा ये 1 लाख। और तुम लोग चेक करो देखो कहीं पे भी ये नहीं दिया है कि ये इन्वेस्टमेंट हमने करंट ईयर में खरीदा है या फिर ये इन्वेस्टमेंट को हमने सेल किया है। मतलब ये ओपनिंग में भी रहेगा और क्लोजिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो हम इसको क्लोजिंग में भी लेके आएंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखो यहाँ पे 9% इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख। चलो फिर नेक्स्ट है पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000। मतलब अभी हम लोग ने जो मेडिसिन के जो क्रेडिटर्स होते हैं ना उनको ये पेमेंट किया हुआ है। सो व्हाट इज द पेमेंट मेड टू देम, इट इज 30,000, ठीक है। तो ये हम लोग पेमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो इधर आएगा बाय creditors for medicine supply. So what is the amount of creditors for medicine supply? 30,000. फिर आएगा होनोरेरियम टू ऑर्डिनरी टू डॉक्टर। तो ये भी एक पेमेंट हुआ है।
So this payment is 10,000. फिर सैलरीज का पेमेंट हुआ है, इधर आएगा बाय सैलरीज, 28,000. फिर है बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000. इक्विपमेंट परचेज 15,000. ठीक है, इधर आएगा बाय इक्विपमेंट 15,000. चैरिटी शो एक्सपेंसेस, इधर आएगा बाय चैरिटी शो एक्सपेंसेस. कितने का पेमेंट किया है? 1,500. चैरिटी शो का कलेक्शंस भी हुआ है तो रिसीट्स में आएगा. तो कितने का कलेक्शन हुआ है? 12,500. चलो, इसके अलावा अपने पास और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट द रिसीट एंड पेमेंट. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्लोज द रिसीट एंड पेमेंट. और ये रिसीट एंड पेमेंट में से ना अभी अपने को क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा कैश का. कितना है? 9,000. so इधर आएगा बाय बैलेंस, कैरी डाउन 9,000. चलो, अभी अपना ये क्वेश्चन रेडी हो गया. अभी नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ रहता है. ये क्वेश्चन में हमने बनाया है रिसीट एंड व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट. चलो, नाउ वी विल स्टार्ट विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन. अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर देखो पहले सब्सक्रिप्शन ड्यू है. व्हाट मीन बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सो 1/1/2022 का जो इंफॉर्मेशन है ना वो ओपनिंग का है, 31 दिसंबर 2022 ये क्लोजिंग का है. ठीक है, तो 1,500 लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 2,200 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है. तो जो हमको सब्सक्रिप्शन मिला है यहाँ पे 50,000 का, उसमें पहले लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे? लेस, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? ऐड. ठीक है, फिर हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. तो लास्ट ईयर का 1,200 करंट ईयर का है तो उसको क्या करेंगे? ऐड. एंड 700 नेक्स्ट ईयर का है तो उसको क्या करेंगे? लेस. ठीक है, तो ये चारों इफेक्ट जब हम लोग देंगे ये तुम्हारे इनकम साइड पे होने वाला है. ठीक है, सो लेट अस गिव द इफेक्ट ऑफ दिस सब्सक्रिप्शंस इन द इनकम. तो यहां पे आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 50,000. लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 1,500. एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 2,200. फिर होगा ऐड प्री रिसीव्ड लास्ट ईयर और एडवांस लास्ट ईयर 1,200 लेस प्री रिसीव्ड इन द करंट ईयर बिकॉज दिस इज फॉर नेक्स्ट ईयर. ये 700 लेस हो जाएगा. चलो, क्या होगा इसका? $51,200 आ रहा है. 51,200. So what is this 51,200? ये इनकम है कौन से ईयर का? करंट ईयर का. चलो, फिर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लास्ट ईयर ये सब का हम सेकंड इफेक्ट देंगे. तो पहले आउटस्टैंडिंग हम लोग करेंगे लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
1500। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 1200। ये दोनों लास्ट ईयर का हो गया, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा करंट ईयर का, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा। सो यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2200 है, और करंट ईयर में एडवांस का जो सब्सक्रिप्शन है वो 700 है। चलो क्या क्या हो गया तुमको समझा? ठीक है, फिर ये देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, ठीक है। ये दोनों एक साथ में हम लोग यूज करेंगे। अभी सबसे पहले ये बताओ कि अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई का मतलब क्या होता है? ये क्रेडिटर्स है, these are what you know, these are creditors, ठीक है। और जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है वहां से अपने को ये समझेगा कि कितना मेडिसिन ये लोग ने कंज्यूम किया है इन विच ईयर, इन द करंट ईयर, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा उन्होंने, जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है ना, इसको पहले लेके आओ एक्सपेंडिचर साइड पे, और एक्सपेंडिचर साइड पे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखो टू मेडिसिन्स consumed। अलग से अकाउंट बना के भी कर सकते हो। तो मेडिसिन का पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, सॉरी मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक 10,000 है। इसमें हम ऐड करेंगे परचेज ऑफ मेडिसिन। ये अमाउंट अपने पास अवेलेबल नहीं है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ये अपने को कौन सा अकाउंट में से मिलेगा? वो क्रेडिटर्स के अकाउंट में से मिलेगा, ठीक है। फिर हम यहां से लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? 15,000। अभी हमारे वर्किंग में देखो एक अकाउंट है जो है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ठीक है। तो क्रेडिटर्स में पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स? 9,000। और इनका क्लोजिंग बैलेंस भी है, सो इधर आएगा टू बैलेंस carried down. So what is the balance carried down? We have 13,000. हमने क्रेडिटर्स को कितने का पेमेंट किया चेक करो, रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट में से मिलेगा पेमेंट साइड पे। सो व्हाट इज द पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स? 30,000 का पेमेंट किया है, ठीक है। तो वो आएगा क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स टू बैंक अकाउंट या कैश और बैंक अकाउंट 30,000। अभी ये क्रेडिटर्स अकाउंट को बंद करेंगे तो यहां से पता चल जाएगा व्हाट इज द परचेज ऑफ व्हाट इन ऑफ मेडिसिन्स। सो ये 43,000, 43 माइनस 9 कितना है? 34,000, ठीक है। सो दिस इज बाय व्हाट इन बाय परचेजेस। तो ये किसका परचेज हुआ है? मेडिसिन्स का, ठीक है। तो अभी हम इसको कहां पे लेके जाएंगे? तो इसको हम लोग लेके जाएंगे एक्सपेंडिचर में। जो परचेज ऑफ मेडिसिन्स था यहां पे आएगा 34,000। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड नाउ? 29,000। तो समझा क्या इसमें, ठीक है। चलो अभी सबका है ना सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो पहले है ना स्टॉक का सेकंड इफेक्ट देते हैं, पहले ओपनिंग का। तो वो आएगा लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 10,000, और लास्ट ईयर का क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 9,000। फिर करंट ईयर में आ जाओ। करंट ईयर में भी तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन आएगा,
स्टॉक ऑफ मेडिसिन करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक में 15,000 बैलेंस शीट एसेट साइड, और करंट ईयर का जो क्रेडिटर्स है इज 13,000 फॉर मेडिसिन। समझाइए? हेलो? अभी देखो ये रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट में से ना हमने सब्सक्रिप्शन यूज कर लिया, ठीक है, फिर हमने ये 30,000 भी यूज कर लिया है जो हमने पेमेंट किया है। किसको पेमेंट किया है? ये क्रेडिटर्स को, ठीक है। सो बोथ दीस आर यूज्ड। चलो अभी नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन के अंदर, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ व्हाट? इक्विपमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट? ओपनिंग में कितना वैल्यू है? 21,000। क्लोजिंग में कितना वैल्यू है? 30,000, ठीक है। तो पहले 21,000 जो है इक्विपमेंट लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड पे। So what is the value of equipment? 21,000. रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट में चेक करने का, क्या हमने कोई इक्विपमेंट बेचा है, क्या फिर हमने कोई इक्विपमेंट एडिशनल परचेज किया है। चेक करो रिसीडेंट पेमेंट में, तो क्या है? परचेज किया हुआ है, ठीक है। कितने का परचेज किया हुआ है? 15,000, ठीक है। सो वी विल कम इन द करंट ईयर का बैलेंस शीट, एसेट साइड पे वी विल राइट हियर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का वैल्यू ओपनिंग में था 21,000, एट परचेज्ड 15,000, तो टोटल इक्विपमेंट कितना का हो गया? 36,000। बट नाउ द इक्विपमेंट वैल्यू एट द एंड इज ओनली 30,000। तो ये रिडक्शन क्यों हुआ है? रिडक्शन सेल की वजह से हुआ है क्या? नहीं। सो दिस इज द रिडक्शन बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहां पे आएगा लेस डेप्रिसिएशन। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? 6,000। चलो उसके बाद में बिल्डिंग का वैल्यू भी दिया हुआ है। बिल्डिंग लास्ट ईयर में पहले जाएंगे, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बिल्डिंग 50,000। चेक करो बिल्डिंग में कोई एडिशन हुआ है, कोई सब्ट्रैक्शन, मतलब कोई सेल हुआ है क्या? नहीं। देयर इज नो एडिशन टू द बिल्डिंग, देयर इज नो सेल ऑफ बिल्डिंग। फिर भी वैल्यू रिड्यूस हुआ है, किसकी वजह से हुआ रहेगा? ये डेप्रिसिएशन की वजह से। तो यहां पे आएगा करंट ईयर में बिल्डिंग 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,000। सो बिल्डिंग का वैल्यू आएगा 48,000। दोनों डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देंगे हम लोग। तो एक्सपेंडिचर साइड पे यहां पे आएगा टू डेप्रिसिएशन, पहले आएगा इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन वाज 6,000। फिर आएगा बिल्डिंग का, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन वाज 2,000। ये दोनों मिला के टोटल डेप्रिसिएशन कितने का हो जाएगा? 8,000। चलो रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट में से हम लोग ने इक्विपमेंट का 15,000 को पोस्टिंग कर लिया है। हाँ, दिस इज डन। अब क्या बचा है बताओ? पोस्टिंग कहां से? रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट में से खाली पोस्टिंग बचा है, ठीक है। तो रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट में से सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है 8,000 का, ठीक है। तो ये कैश इन हैंड है, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड पे। कैश इन हैंड 8,000।
चलो देखो क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय XYZ क्लब prepare the audit on the receipt and payment account and income and expenditure account for the year ended 31st March 2022। ठीक है, बैलेंस शीट नहीं बनाने का है, तो क्या क्या आपने को प्रिपेयर करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड व्हाट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कल मैंने आइडिया दिया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिसीट और पेमेंट्स के बेसिस पे होता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से बेसिस पे होगा, अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, अक्रूवल बेसिस। तो यहाँ पे जो 1/4/2021 दिया है, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, और ये जो दिया है 31st March 2022, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है और करंट ईयर का है। ठीक है, अभी क्योंकि इसके अंदर बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इफेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, सो व्हेन यू विल प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, व्हाट इज गोइंग टू बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, 6,60,000। व्हेन यू क्लोज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, द क्लोजिंग बैलेंस यू विल हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, देन 10% इन्वेस्टमेंट है, और 10% इन्वेस्टमेंट 8,40,000, और क्लोजिंग में कितना हुआ है, 4,20,000। ठीक है, तो अभी ये किसके वजह से हुआ रहता है, तो ये इन्वेस्टमेंट का कुछ तो भी सेल हुआ रहेगा। ठीक है, देन फर्नीचर ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, मशीनरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, स्पोर्ट्स का गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। ठीक है, देन सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 18 lakhs। चलो बता सकते हो ये क्या दिया हुआ है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है कि जो सब्सक्रिप्शन का इनकम है उसका डिटेल्स है, ये इनकम का डिटेल्स है। ठीक है, क्योंकि अगर रिसीव रहेगा तो लिखेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ये तुम्हारा इनकम है 18 lakhs। ठीक है, मुझे बताओ 18 lakhs जाएगा किधर पहले, ये पहले इनकम साइड पे जाएगा पूरा 18 lakhs। ठीक है, फिर 18 lakhs में से कितना सब्सक्रिप्शन मिला रहेगा, ये तुमको कौन सा अकाउंट के अंदर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, उसके अंदर रिवर्स जाके पूरा कैलकुलेशन करके यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये समझाइए। ठीक है, फिर दिया हुआ है सैलरीज पेड 3,60,000, मतलब ये क्या दिया हुआ है, जो पेमेंट किया है ना उसका अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कहां पे लिखोगे 3,60,000, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे। ठीक है, इसमें से तुमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से तुमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन, सॉरी व्हाट इज द सैलरीज दैट इज अक्रूड इन द करंट ईयर। ठीक है, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरीज लेस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड। ठीक है, ऐसा करके मिल जाएगा। देन फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज 10,50,000। ये हमारे कोई काम का नहीं होता है, लेकिन इंटरेस्ट इसके ऊपर कैलकुलेट होएगा, किसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, 50% of the investment was sold at 80% of the face value। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो और एक स्टार मार्क करो। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, इन्वेस्टमेंट बुक्स में ओपनिंग कितना है, 8,40,000। ठीक है, सो 8,40,000 ओपनिंग है। ठीक है, इसमें से बोला है कि 50% इज सोल्ड, तो 50% सोल्ड, 50% विल बी अनसोल्ड। तो पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, तो कितने का कॉस्ट प्राइस का इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो 4,20,000 का बेच दिया है, और रिमेनिंग 4,20,000 है ये नहीं बेचा है। इसके लिए क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखेगा तुम लोगों को, 4,20,000। ठीक है, तो ये 4,20,000 जाना चाहिए बैलेंस शीट में कौन से साइड पे, असेट साइड पे। ठीक है, अच्छा अभी जो बेचा है, तो उसको जो बेचा है उसका सेलिंग प्राइस का इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है उसको बोला है कि 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो फेस वैल्यू कितना है, 10,50,000। ठीक है, अभी 10,50,000 का पहले 50% बेचा है, तो पहले फेस वैल्यू का भी 50% लेना पड़ेगा। ठीक है, और जो वैल्यू आएगा उसका 80% दिस विल बी द सेलिंग प्राइस। तो कितना आ रहा है, 4,20,000। ठीक है, तो देखो क्या टाइम पास किया लोगों ने, कॉस्ट प्राइस 4,20,000, सेलिंग प्राइस आल्सो हाउ मच, 4,20,000। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो 4,20,000 जो सेलिंग प्राइस आया है इसको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, ये कौन से साइड पे जाएगा,
रिसीट साइड, ठीक है। तो तुम्हें ये 4,20,000 का इफेक्ट देना है, ये रिसीट साइड पे जाएगा। सपोज अगर इसमें कोई प्रॉफिट या लॉस होता तो हम उसको किधर एडजस्ट कर देते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट रहेगा तो इनकम साइड पे, लॉस रहेगा तो एक्सपेंडिचर साइड पे, ठीक है। चलो ये वर्किंग को नोट डाउन करना कर लो। चलो लिखाइए 420 याद रखना, 420 जो है रिसीट में लेना पड़ेगा तुमको। चलो देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड 84,000। व्हाट डू यू मीन बाय रिसीव्ड 84,000 मतलब क्या? रिसीट से है, रिसीट, ठीक है, क्योंकि 84,000 का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अच्छा अभी ये जो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ये फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा। सो फेस वैल्यू 10,50,000, 10,50,000 के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो जरा कितना आता है। सो 10,50,000 इनटू व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 10%, ठीक है। सो इंटरेस्ट आएगा 10,50,000 का 10%, तो कितना आएगा ये 1,05,000, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे रिसीव्ड, तो कितना ऑलरेडी रिसीव्ड है 84,000, ठीक है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, अगर 84,000 मिल गया है मतलब 21,000, 21,000 क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है 84,000 रिसीट साइड पे लिखना है, लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आओगे तब तुम्हें कितना लिखना है पूरा 1,05,000 व्हिच विल बी 84,000 प्लस क्या करना पड़ेगा 21,000 आउटस्टैंडिंग, ऐसा करके टोटल दिखाना है 1,05,000। चलो ये भी नोट डाउन कर लो साथ में। हाँ ये अभी इसमें लास्ट डे पे अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि उससे ज्यादा दाम ले रहा है ना इसके लिए। चलो फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 48,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये तो डायरेक्टली दे दिया है कि फर्नीचर का जो सेल हुआ है तो 48,000 है ना, 48,000 इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो फर्नीचर का वैल्यू देखो कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर ओपनिंग में 1,68,000, ठीक है। 1,68,000 से कितना हो गया ये 84,000 हो गया, ठीक है। अभी चेक करेंगे मेरे को डेप्रिसिएशन का कोई इंफॉर्मेशन है क्या, उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे प्रॉफिट में बेचा है कि लॉस में, ठीक है। तो पहले तो ये 48,000 क्या है, 48,000 इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये आना चाहिए तुम्हारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, कौन से साइड पे, रिसीट साइड, ठीक है। अच्छा अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे 1,68,000 से 48 हो गया है, मतलब ये जो फर्नीचर है 1,68,000, 1,68,000 के बाद दिस हैज बिकम हाउ मच 84,000, ठीक है। मतलब कितने का फर्नीचर बेचा रहेगा इन लोगों ने 84,000 का फर्नीचर बेचा रहेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्नीचर सोल्ड व्हिच इज 84,000। उसमें से क्या होगा लेस करेंगे सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस वी आर हैविंग 48,000 में बेचा है, ठीक है। तो 84,000 का फर्नीचर अगर हमने 48 में बेचा है दैट मींस देयर इज अ लॉस, ठीक है। सो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का लॉस आ रहा है 36,000, ठीक है। तो ये 36,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हम लोग क्या करेंगे, तो पहले 48,000 का इफेक्ट बताओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट साइड, और ये 36,000 का लॉस किधर आएगा, तो 36,000 लॉस आएगा एक्सपेंडिचर साइड पे, ठीक है। दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे हमने को डेप्रिसिएशन का भी इंफॉर्मेशन दिया है। वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स एंड 10% पर एनम ऑन व्हाट इज ऑन द फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 84,000 बचा है, ये 84,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हियर 10% है ना, तो कितना आएगा 8,400, ठीक है। 8,400 का डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा एक्सपेंडिचर में। फर्स्ट इफेक्ट विल बी लेस फ्रॉम फर्नीचर, बैलेंस शीट हम लोग नहीं बना रहे तो डायरेक्टली हम लोग किधर डालेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे डाल देंगे, ठीक है। 8,400 इज द डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ द फर्नीचर, ये लिखना है कि नोट डाउन कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में ये मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेज एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो ये मशीनरी का जो अमाउंट है ना 60,000 से 1,20,000 हुआ है, ठीक है। तो किसके वजह से हुआ रहेगा परचेज, ठीक है। तो ये परचेज का इफेक्ट बताओ कैसे दोगे,
जो पेमेंट साइड पे आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे कितना अमाउंट आएगा 60,000, ठीक है। और स्पोर्ट्स गुड्स का कितना आएगा, स्पोर्ट्स गुड्स का आएगा 60,000, ठीक है। ये दोनों आएगा पेमेंट साइड पे। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन मशीनरी एंड व्हाट एंड दी स्पोर्ट्स गुड्स एट द रेट ऑफ अच्छा दोनों के ऊपर 15% है, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड हमने कभी पुट टू यूज किया हुआ है, लास्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा, ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। सो ओपनिंग का वैल्यू मशीनरी का कितना है 60 के ऊपर 15% चार्ज करेंगे और 90,000 के ऊपर भी 15% चार्ज करेंगे। दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू डेप्रिसिएशन, ठीक है। समझा क्वेश्चन, समझा, ठीक है। चलो तो पहले फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट दिया है क्या, नहीं और भी है, रुको। The following expenses बोला, expenses were made during the year, मतलब ये पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 3 लाख, इसका इफेक्ट मेरे को बताओ क्या क्या आएगा। एक तो पेमेंट साइड पे आएगा, दूसरा एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। फिर रेंट का जो पेमेंट है ना, जो रेंट है इज 1,44,000, आउट ऑफ विच 12,000 इज व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब 1,44,000 में 12,000 ऐड हुआ रहेगा आउटस्टैंडिंग, तो पेमेंट कितने का हुआ रहेगा 1,36,000 का पेमेंट हुआ रहेगा, और टोटल जो है तुम्हारा रेंट एक्सपेंडिचर में कितना दिखेगा 1,44,000, ठीक है। देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो है 30,000 का, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है ये पेमेंट में दिखेगा और एक्सपेंडिचर में भी दिखेगा, अमाउंट विल बी 30,000। समझा क्या हुआ? चलो फटाफट रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। ये सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम, ये इनकम में से निकालना है सब्सक्रिप्शन मिला कितना है वो राइट 18 लाख मिला है ना, ये इनकम है बेटा। तो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का पहले मिला रहेगा, तो उसको ऐड करेंगे, उल्टा जाएगा ना कि रिसीट्स फाइंड आउट करना है। हम्म 14,70,000। इन्वेस्टमेंट का कौन सा इफेक्ट चाहिए बेटा? इन्वेस्टमेंट का ये वर्किंग कॉपी किया, हाँ इन्वेस्टमेंट का सिर्फ सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड होएगा पहले तो 4,20,000 का जो सेलिंग प्राइस है ये जाएगा तुम्हारा रिसीट साइड पे। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस 4,20,000, सेलिंग प्राइस आल्सो 4,20,000, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, 4,20,000 को रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करना है टू इन्वेस्टमेंट करके। फिर उसके ऊपर का इंटरेस्ट का भी इफेक्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो अपने को मिला है वो 84,000 का है, तो ये 84,000 का जो इंटरेस्ट है ये पहले रिसीट साइड पे जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे 84,000 प्लस 21,000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ऐसा करके टोटल आएगा 1,05,000। देखो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो बाय सब्सक्रिप्शन 18 लाख आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तुमको लिखना है टू सब्सक्रिप्शन, रिसीट साइड पे लिख रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो टू सब्सक्रिप्शन में पहले इधर लिखना है इनकम 18 लाख। अभी 18 लाख में पहले लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला रहेगा ना अपने को 8,40,000 का, तो ये सब्सक्रिप्शन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐड, सो ऐड आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, तो ये आएगा 8,40,000 लेस
आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का तो आउटस्टैंडिंग मिला नहीं रहेगा अपने को, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो 12 लाख लेस हो जाएगा यहां से। फिर एडवांस का जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, ये एडवांस का जो सब्सक्रिप्शन है ये लास्ट ईयर मिल गया रहेगा, तो इसको लेस करेंगे, लेस एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, तो ये अमाउंट आएगा 1,50,000। और जो करंट ईयर में एडवांस मिला रहेगा वो तो कैश आया रहेगा ना अपने पास, सो एडवांस फॉर द करंट ईयर रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, सो दिस विल बी हाउ मच, 1,80,000। चलो ये सब मिला के नेट बताओ कितना हो रहा है, 1470 डायरेक्टली 18। हाँ, तो इनकम में ये पूरा दिखाने का जरूरत नहीं है, 14,17,000 है, फिर रिवर्स जाने का ये सब नहीं, डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली लिखने का। मतलब 1470 से स्टार्ट किया, फिर वो 1470 हुआ ना, चलेगा, पर होना चाहिए था रिसीट्स में ये, क्योंकि इनकम डायरेक्टली दिया है ना, ठीक है चलेगा, वादा नहीं। क्या चाहिए बोल सैलरीज का, सैलरी पेड है 3,60,000, तो ये पेड किधर जाएगा, पेमेंट्स में, सो उधर लिखना है बाय सैलरी 3,60,000, ठीक है। अभी एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो एक्सपेंडिचर में 3,60,000 में से पहले लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 90,000 लेस होएगा और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होएगा। इसके लिए रिसीट्स और पेमेंट में ये चेक करने का कितना पैसा आया, पेमेंट में कितना पैसा गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में योर इनकम अक्रूड इनकम कितना है वो अपने को वहां पे रिकॉर्ड करना है। कुछ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आया 1740, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 9 लाख, करेक्ट ही चलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा ये, एक पॉइंट है खाली, वही पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ नहीं है, ठीक है, सुनो ध्यान से। द फॉलोइंग वाज अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बराबर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ऑफ EXC क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस है, इसको अंडरलाइन करो, दिस इज बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, और उसके अंदर एक करंट अकाउंट है, और ये करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो 600 है, ठीक है। सो कैन यू टेल मी, ये जो बैलेंस दिया है करंट अकाउंट का, ये करंट अकाउंट का बैलेंस एज पर कैश बुक है कि एज पर पासबुक है,
पासबुक, ठीक है। लेकिन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिस बैलेंस हैज टू बी एज पर कैश बुक, ठीक है। वैसे ही ना क्लोजिंग में भी दिया हुआ है बैलेंस एट बैंक एज पर व्हाट एज पर पासबुक। उसके अंदर भी जो करंट अकाउंट का बैलेंस है दैट इज 150, ये भी पासबुक का बैलेंस है। वी रिक्वायर बैलेंस एज पर व्हाट, बोलो, कैश बुक, ठीक है। चलो फिर बाकी जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है ना वो एकदम नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। सो दिस आर दी पॉइंट्स टू बी व्हाट यू टू बी हाईलाइटेड, ठीक है। चलो अभी हम लोग पहले इसका क्या करते हैं, इसका बाइफरकेशन करते हैं। अभी ये जो बैलेंस एज पर व्हाट एज पर पासबुक में जो डिपॉजिट अकाउंट है ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट विल बी इनकम, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन इनकम, रिसीट फ्रॉम टीज इनकम, कंट्रीब्यूशन इनकम, सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसको इक्विपमेंट में से क्या करेंगे, लेस, ठीक है। सो दिस विल बी लेस फ्रॉम इक्विपमेंट। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, दिस विल आल्सो बी व्हाट विल आल्सो बी इनकम। देन डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, मतलब ये डोनेशन किसके लिए मिला है, जनरल पर्पस के लिए मिला है कि टूर्नामेंट के लिए मिला है, टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये किधर जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी, ठीक है। फिर ग्राउंड्समैन्स फी, दिस विल बी एक्सपेंस। मूविंग मशीन, दिस विल बी असेट। रेंट ऑफ द ग्राउंड, दिस विल बी एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ टीज विल बी एक्सपेंस। फेयर्स विल बी एक्सपेंस। Printing and office expenses will be expense. Repairs to equipment expense. Honorarium to the secretary and the treasury of 2021, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का। चलो कैसे पता चला ये लास्ट ईयर का है, क्योंकि ये 31 मार्च 2022 है, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज फॉर रीच ईयर 2021, ठीक है। तो लास्ट ईयर का ऑनोरेरियम करंट ईयर में कैसे पे हुआ रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा लास्ट ईयर, ठीक है। फिर ये आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, कैश इन हैंड विल आल्सो बी बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। अभी मैंने करंट अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि उसको रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। Then you are given the following information: subscription due, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग और उसके बाद में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो इसको कैसे एडजस्ट करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये अपने को पता है, ठीक है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लेस, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग विल बी ऐड। उसके बाद में अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एक्सेट्रा, मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो लास्ट ईयर का लेस होएगा, करंट ईयर का ऐड होएगा, ठीक है। ये दोनों का सेकंड इफेक्ट भी अपने को पता है। चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट्स फॉर व्हाट यू नो फॉर रिपेयर्स, ठीक है। चलो अभी ये वो करंट अकाउंट के साथ में रिलेटेड है। व्हाट डू मीन बाय चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, मतलब क्या, यहां पे जो तुमको रिपेयर्स टू इक्विपमेंट दिख रहा है ये वाला, व्हाट इज अमाउंट ओवर हियर, 500, ठीक है। अच्छा अभी ये जो एडजस्टमेंट है ये किससे रिलेटेड है, तो रिपेयर्स टू इक्विपमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया है ना उसके अंदर वो लोग ने है ना बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिया है, तो ये जो रिपेयर्स टू इक्विपमेंट है ना 500, ठीक है, ये भी पासबुक के अंदर का पेमेंट है। दिस आल्सो पेमेंट अंडर बॉडी अंडर द पासबुक, ठीक है। अभी क्या हुआ है, एक चेक है ना, चेक इज अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर व्हाट यू नो फॉर रिपेयर्स, मतलब हमने एक चेक इशू कर दिया है 300 रुपीज का, बट इट इज नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर व्हाट यू नो फॉर पेमेंट, ठीक है। तो मुझे बताओ कि हमारे पास यहाँ पे जो करंट अकाउंट का 600 रुपए का जो बैलेंस है एज पर पासबुक, तो कैश बुक में तो ये 300 रुपीज का रिकॉर्डिंग हो गया रहेगा, ठीक है। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, 300, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस 300। ये जो 300 का जो पेमेंट होगा वो ये 500 में से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 500 है ना वो पासबुक का पेमेंट दिखाया वहां पे, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट ये पासबुक में से है। क्योंकि अगर हम लोग ये 300 का पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियस बात है रिपेयर्स टू इक्विपमेंट ये तुम्हारा कम हो जाएगा, दैट मींस 300 रुपीज क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। हैव यू अंडरस्टूड दिस 300 का क्या किया, ठीक है। अभी ये है ना तुम्हारा जो बैलेंस एज पर पासबुक है ना ये अभी भी 300 पॉजिटिव है। अब बताओ ये 300 किधर जाएगा, तो ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड, चलो ये समझा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो,
There is one more check unpresented being payment for repairs at the end of the year. End of the year ये कितना है मालूम है? 260 है, ठीक है। तो ये जो तुमको यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है ना 150 का, ठीक है, उसमें से वापस से ये 260 अभी तक माइनस हुआ नहीं है, ठीक है। अगर ये 260 यहाँ से अगर हम लोग लेस करते हैं तो अभी करंट अकाउंट के अंदर कितने का बैलेंस हो जाएगा? 110 नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा एज पर व्हाट इन एज पर कैश बुक, ठीक है। तो जब भी तुम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो उसके अंदर तुम्हें 150 नहीं लिखना है, तुम्हें लायबिलिटी साइड पे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस लिखना है, और ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना आएगा? 110। समझाइए, ठीक है। और ये 260 का पेमेंट होएगा, तो 260 जो है यहाँ पे अपने को ऐड करना पड़ेगा, तो 260 विल बी एडेड ओवर हियर। सो व्हाट इज द रिपेयर्स टू इक्विपमेंट जो अपना करंट ईयर के एक्सपेंडिचर में जाएगा विल बी 500 माइनस 300 प्लस 260, मतलब कितना जाएगा मालूम है? 460 जाएगा। चलो, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक तो हम लोग ने जो चेक इशू किया है, इट इज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो यहाँ पे 500 में से पहले 300 माइनस होएगा और ये 260 को क्या करना पड़ेगा? अपने को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। Then estimated value of machinery and equipment, opening is 800, closing is 1750। तो इसमें चेक करना पड़ेगा अगर हमने कुछ और भी, अगर हम लोग ने कुछ परचेज किया रहेगा तो उसके बाद में उसका डेप्रीशिएशन वगैरह एडजस्ट करेंगे फ्रॉम ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। चलो, देन इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन दी व्हाट इन द पासबुक, ठीक है। तो हमने पासबुक में इंटरेस्ट एंटर नहीं किया है, उसका मतलब है कि जो बैंक इंटरेस्ट दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे 30 का, ठीक है, ये 30 के अंदर हमने कैश बुक में तो इंटरेस्ट ऐड कर दिया रहेगा, तो ये 20 रुपीज अपने को 30 के अंदर क्या करना है? ऐड करना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट जो है पासबुक में एंटर नहीं किया है, मतलब ये 20 रुपीज है ना, ये आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ऑफ द ईयर। सो 30 प्लस 20, जब हम लोग यहाँ पे इनकम में जाएंगे तो बैंक इंटरेस्ट का 30 प्लस 20 रुपीज विल बी आउटस्टैंडिंग, तो ऐसा करके अपने को टोटल मिलेगा 50 रुपीज। और ये 20 का सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में ऑन दी असेट साइड, इंटरेस्ट रिसीवेबल करके। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 300, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे और उसके बाद में सेकंड इफेक्ट आएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, नॉर्मल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। Then for the year ended 31st March 2022, मतलब करंट ईयर में, the honorarium to the secretary and the treasurer are to be increased by a total of 200, ठीक है। अभी मुझे बताओ लास्ट ईयर होनोरेरियम टू सेक्रेटरी कितना था? 400। इस ईयर में बोला है कि उसको बढ़ाना है, बाय हाउ मच? 200, ठीक है। तो ये 600 का करंट ईयर का होनोरेरियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 600 का मेरे को इफेक्ट बताओ क्या आएगा? या एक आएगा एक्सपेंस में, क्योंकि ये जो पेमेंट हुआ है कौन से ईयर का हुआ है? लास्ट ईयर, ठीक है। तो करंट ईयर में तो कोई ऑनोरेरियम हमने पे नहीं किया हुआ है, तो पहले तो ये 600 क्या करना पड़ेगा? तो 600 का पहला इफेक्ट आएगा, इट विल बी इन द एक्सपेंडिचर, सेकंड इफेक्ट आएगा इसका इन द करंट ईयर का बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड, ठीक है। सो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैव यू अंडरस्टूड? ये चेक्स अनप्रेजेंटेड वाला पॉइंट समझा तुम लोग को? ठीक है। चलो, तो अभी अपने को क्या प्रिपेयर करना है इसमें से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग व्हाट यू नो, नॉट हैविंग कैपिटल फंड, ओपनिंग वाला नहीं है अपने पास। रेडी? चलो देखो, सबसे पहले विल स्टार्ट विद व्हाट यू नो, विद दी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अपने को मिला कितना है पहले वो चेक करो। डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शन कितना मिला अपने को? 2600, ठीक है। सो गो टू द इनकम साइड, राइट देयर बाय डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस। $2,600, $2,600 में पहले लास्ट ईयर का 150 मिला रहेगा, तो 150 लेस करो और 100 क्या करो? 100 ऐड करो,
$150 का सेकंड इफेक्ट बताओ किधर आएगा? लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड। और 100 का सेकंड इफेक्ट आएगा करंट ईयर बैलेंस शीट ऑन दी असेट साइड। चलो सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहले प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस चेक करो जरा, पेमेंट कितना हुआ है? 280 का हुआ है। गो टू द एक्सपेंडिचर, राइट द प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280। उसमें पहले लास्ट ईयर का पेमेंट हुआ रहेगा, तो लास्ट ईयर का लेस करो, करंट ईयर का ऐड करो। हंड्रेड का दूसरा इफेक्ट बताओ। लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी। 80 का दूसरा इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी। चलो वो इधर तक दोनों हो गया। अब ये चेक्स अनप्रेजेंटेड वाला तो पहले ना लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाओ। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखो बैंक बैलेंस, उधर ब्रैकेट में लिखो 600 माइनस 300 और फिर अमाउंट के कॉलम में लिखना 300। तो ये करंट अकाउंट का हो गया। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो बैंक बैलेंस, नहीं सॉरी लायबिलिटी साइड है, सॉरी ओवरड्राफ्ट हो गया ना। हाँ, तो उधर लिखो बैंक बैलेंस, ब्रैकेट में लिखो ओडी और वहां पे ब्रैकेट में लिखो 260 माइनस 150। तो कितना है ओवरड्राफ्ट? 110। ठीक है, फिर जाओ तुम लोग एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में उधर लिखो टू रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट में लिखो 500 माइनस 300 प्लस 260। चलो, सो व्हाट इज द पेमेंट एज पर कैश बुक नाउ? 460। तो रिपेयर्स भी हो गया और ये वाला पॉइंट भी हो गया। देन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, पहले 800 लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाओ, असेट साइड पे उधर लिखो मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट 800। करंट ईयर के बैलेंस शीट में आओ, वहां पे लिखो मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इनर कॉलम में लिखो 800। क्या इसमें कोई एडिशन हुआ है? वो मूविंग मशीन है ना, उसको ऐड करना पड़ेगा उधर। सो ऐड मूविंग मशीन। दोनों मिला के व्हाट इज द नेट अमाउंट नाउ? 2300। रुक जाना, क्योंकि एक सेल ऑफ इक्विपमेंट भी है यहाँ पे। अच्छा, ये सेल ऑफ इक्विपमेंट का क्या करेंगे 2300 में से? लेस। ठीक है, सो राइट डाउन लेस सेल ऑफ इक्विपमेंट।
कितने का इक्विपमेंट कितने में बेचा है, ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये 80 माइनस करो, 80 माइनस करने के बाद अभी कितना बच रहा है, 2220, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करके फिर आउटर कॉलम में लिखा 1750, ये फाइनल वैल्यू है। अब ये जो डिफरेंस रहेगा ये क्या है, ये सेल है कि डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन वी आर गेटिंग, 470। 470 का दूसरा इफेक्ट दे दो तुम लोग, 470 का दूसरा इफेक्ट दे दो, एक्सपेंडिचर में आएगा टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट 470, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट 20 रुपीज का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो इसको क्या करोगे, इनकम साइड पे जाओ, उधर लिखो बैंक इंटरेस्ट, बाय बैंक इंटरेस्ट 30, एड आउटस्टैंडिंग 20, आउटर कॉलम में जाएगा 50, 20 का दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग बैंक इंटरेस्ट 20, चलो ये बैंक इंटरेस्ट भी हो गया, ये भी हो गया। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, क्या हमने कोई पेमेंट किया है क्या ग्राउंड्समैन को, हाँ, तो ग्राउंड्समैन फी 750 है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में लिखो टू ग्राउंड्समैन फी 750, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 300, आउटर कॉलम में उसका टोटल जाएगा 300 का सेकेंड इफेक्ट बताओ, करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी, ठीक है। करंट ईयर बैलेंस शीट में लिखो आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंड्समैन 300, चलो अंडरस्टूड दिस, ठीक है। फिर ये जो हॉनोरेरियम है करंट ईयर का, इट विल बी इंक्रीज बाय हाउ मच, 200, ठीक है। तो लास्ट ईयर का 400 था प्लस 200, मतलब करंट ईयर का हॉनोरेरियम कितना हो जाएगा 600, ठीक है। तो 600 जो है पहले रिकॉर्ड होगा एक्सपेंडिचर में, टू हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी, टू हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी 600, ये पे कर चुके हैं कि पेमेंट करने का बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा, आउटस्टैंडिंग हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी, आउटस्टैंडिंग हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी 600, पेमेंट साइड पे जो हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी दिख रहा है बराबर है 400 का, क्या ये करंट ईयर का पेमेंट था कि लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का, ठीक है। तो लास्ट ईयर का पेमेंट हमने करंट ईयर में क्यों किया रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ये आउटस्टैंडिंग 400 रुपए लिख दो, और ये भी हो गया, इसको भी टिक मार्क कर रहा हूं मैं। क्या बोल रहे तू, एडजस्टमेंट हो गया आखिरी बार, अभी आखिरी बार पोस्टिंग बचा है खाली, ठीक है। चलो अभी पोस्टिंग चालू करो, रिसीट एंड पेमेंट का पोस्टिंग है खाली, कैश इन हैंड से स्टार्ट करना, लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट,
चलो रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, यहाँ पे जो 500 रुपया लिखा है ना वो पासबुक का अमाउंट है बेटा। तो उसमें से एक चेक हमने इशू किया था, जो लास्ट ईयर इशू किया था 300 का, तो 300 माइनस किया, और करंट ईयर में जो इशू किया था उसको अपने को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये पेमेंट करंट ईयर में हुआ है। तो ऐसा करके रिपेयर्स टू इक्विपमेंट करंट ईयर का जो अमाउंट है वो 460 है। बहुत बड़ा सरप्लस आ रहा है ना, 40 रुपये का।